ये सुनते ही मैंने अपनी उंगलियों से इसके बटन को रखना शुरू कर दिया। पहले आस्ते आस्ते उंगली को चलाया, फिर थोड़ी देर बाद मुझे जोश आ गया और मैंने तेज़ी के साथ इसकी रगड़ाई शुरू कर दी और रगड़ कर इसका शुरू कर दिया। इसके साथ ही आशी के मुँह से लिज़्ज़त में से इसके निकलना शुरू हो गई और वो अपनी तितली को मेरी उंगलियों के साथ मज़ीद जोड़ने लगी। इस स्नाह में इसकी रगड़ाई से जब मेरी उंगलियाँ खुश्क हो गई तो आशी ने मेरी उंगली को पकड़कर अपनी तितली के लबों के अंदर कर दिया और कहने लगी, तुम्हारे थूक से ज़्यादा यहाँ पर चिकनाहट मौजूद है, इसलिए इसे इस्तेमाल करो। फिर मैंने इसके कहने पर अपनी दोनों उंगलियों को इसके पानी में डुबोया और कुछ चिकनाहट इसके बटन पर लगाई और फिर मुसलसल रगड़ाई करना शुरू कर दी। रगड़ाई के कुछ ही देर बाद इसके जिस्म में अकड़ पैदा हुई और एक दफ़ा फिर इसकी तितली ने पतला पतला छोड़ दिया। इसके बाद इसी तरह इसने भी मेरी रगड़ाई की और इस दिन हमने एक दूसरे के जिस्मों के साथ खूब इंजॉय किया। इस तरह हम बड़ी होती गई और मैं उस वक्त 9वीं क्लास में पढ़ती थी कि जब मेरे साथ के गांव से एक ज़रीना नामी लड़की हमारे स्कूल में दाखिल हुई। क्योंकि इसके गांव का स्कूल मिडिल तक था, अब वो मज़ीद पढ़ाई के लिए हमारे स्कूल में दाखिल हो गई थी, जो कि हाई स्कूल था। ज़रीना काफ़ी गोरी चिट्टी और खासी खुश शक्ल सी लड़की थी, लेकिन इसके बारे में पता चला था कि वो कुछ अच्छे किरदार की मालिक नहीं थी। क्लास फेलो होने की वजह से मेरी और आशी की इसके साथ गपशप की हद तक इस्लामदुआ थी, लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि वो मुझसे दोस्ती करने की बड़ी कोशिश करती थी। मैं भी इसके साथ बातचीत तो ज़रूर करती थी, लेकिन दोस्ती बढ़ाने की कभी कोशिश ना की थी। वैसे भी मेरी और आशी में दोस्ती होने की वजह से हम लोग किसी और की तरफ कम ही मतवज्जा होती थी। इसके बावजूद पता नहीं क्यों वो लड़की मेरे साथ क्यों दोस्ती करना चाहती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आशी कुछ बीमार हो गई, उसे स्कूल से इकट्ठे 4-5 दिन छुट्टी करना पड़ी। अब मैं अकेले ही घर से स्कूल आने लगी। एक दिन इस ज़रीना ने मुझसे पूछा कि यार आजकल आशी तुम्हारे साथ नज़र नहीं आ रही। तो मैंने उससे कहा कि वो बीमार है और 3-4 दिन तक स्कूल नहीं आएगी। तब वो कहने लगी, सुबह ही क्या आशी की जगह मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? तो मैंने कहा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तुम जहाँ मर्जी बैठ सकती हो। और इस तरह वो मेरे साथ बैठने लगी। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि ज़रीना अक्सर खाली पीरियड या तफरीह के वक्त चोरी चोरी कोई ना कोई किताब पढ़ रही होती थी। एक दिन मैंने इसे गपशप के दौरान पूछा कि ज़रीना, ये तुम चोरी चोरी क्या पढ़ती रहती हो? मेरी बात सुनकर पहले तो वो थोड़ा सा घबरा गई, फिर मेरे सर पर कहने लगी, वो यार मुझसे घर जाकर पढ़ना पसंद नहीं, इसलिए मैं यहाँ खाली पीरियड या तफरीह के वक्त होमवर्क कर लिया करती हूँ। इसकी बातों से साफ नज़र आ रहा था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए मैंने उसे अरे हाथों लेते हुए कहा, ज़रीना बीबी झूठ ना बोलो, होमवर्क तो कभी पर किया जाता है और तुम किताबें पढ़ती रहती हो, यह क्या चक्कर है? मेरी बात सुनकर इसने एक गहरा सांस लिया और कहने लगी, मैं एक शर्त पर तुमको ये सब बताऊंगी कि अगर तुम किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करोगी। तो मैंने इससे कहा, मैं वादा करती हूँ कि आशिक के अलावा मैं इस बात का जिक्र किसी भी नहीं करूँगी। मेरी बात सुनते ही वो मुस्कुराई और कहने लगी, तुमने इस माँ को ज़रूर बताना है? तो मैंने कहा, हाँ यार, जैसा कि तुम जानती हो कि वो मेरी रिश्तेदार होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, इसलिए इस माँ को बताना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हें तो पता है कि ऐसे मुझे रोटी हजम नहीं होगी। मेरी बात सुनकर वो किसी सोच में डूब गई। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगी, चल जैसे तेरी मर्जी है वैसे करो तुम। तफरीह के वक्त वो मुझे स्कूल के ग्राउंड के आखिर में लगी टाली के नीचे ले गई और वहाँ बैठते ही मैंने इसे कहा, हाँ अब बोल क्या चक्कर है? मेरी बात सुनते ही पहले तो इसने बड़ी दराजदारी से इधर उधर देखा, फिर कहने लगी, वादा है ना कि तू आशिक के अलावा किसी और को भी ये बात नहीं बताएगी? तो मैंने इसे कहा कि यार एक दफ़ा वादा कर जो लिया है। और फिर इसे बोली, अब खुदा के लिए और सस्पेंस न डाल। तो वो कहने लगी, बात सस्पेंस की नहीं है सुबह ही। फिर खुद ही कहने लगी, तुमने ठीक अंदाज़ा लगाया था, खाली पीरियड में मैं कोर्स की किताब नहीं बल्कि गर्म किताब पढ़ती हूँ। गर्म किताब के बारे में सुनकर मेरा दिल धक धक करने लगा और मैंने बड़ी यकीनी से इसकी तरफ देखा और बोली, तो ठीक कह रही है ना, मजाक तो नहीं कर रही? तो एकदम संजीदा होकर बोली, नहीं कसम से मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। फिर कहने लगी, देखो तुम्हारे पूछने पर मैंने तुमको ये सब बताया है, अब खुदा के लिए मुझे समझाने की कोशिश ना करना कि ये बुरी बात है, क्योंकि मुझे गर्म किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसके मुंह से गर्म किताबों का जिक्र सुनकर मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई थी, क्योंकि मैंने और आशी ने इन किताबों के बारे में सुन तो रखा था, मगर ये कहाँ से मिलती हैं इस बारे में हमें कुछ मालूम ना था। और अगर पता भी होता तो हमारी इतनी ज़रूरत ना थी कि हम लोग ऐसी किताबों को मंगवा कर पढ़ सकती। अब मैंने ज़रीना की तरफ देखा और बोली, अच्छा मैं तुम्हें नहीं समझाती, लेकिन क्या तुम ये बता सकती हो कि तुम इस किस्म की किताबें लाती कहाँ से हो? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, बस मिल जाती हैं, लेकिन इसकी यह बात मुझसे हजम ना हुई। और फिर इसने बतलाया कि इस किस्म की किताबें इसका एक लवर मुहैया करता है, जो कि इसके गांव के नंबरदार का बेटा है। यार का जिक्र सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई और इसी हैरानी में इससे कहने लगी, तुम्हारा कोई यार भी है? मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी और कहने लगी, वही मौलवी साहब, ना सिर्फ मेरा बल्कि इस क्लास में आधी लड़कियों ने यार बनाए हुए हैं। फिर बोली, हाँ पूरी क्लास में अगर कोई वाकई शरीफ बीबियाँ हैं तो वो तुम दोनों बहनें हो, वरना तो जिनके यार नहीं होते वो भी इधर उधर मुंह जरूर मार लेती हैं। फिर आंख मारकर बोली, फिर क्या ख्याल है सुबह ही, तुम ये किताब पढ़ना पसंद करोगी?
इसकी बात सुनकर मेरा सामना चेहरा एकदम सुर्ख हो गया और अंदर से मेरा जी चाहा कि अभी के अभी वो मुझे ये किताब ला दे। लेकिन बरम भी कोई चीज़ होती है, इसलिए मैं बेज़ाहिर नखरे करती हुई बोली कि बाबा ऐसी किताबें मुझे नहीं पढ़नी। कहने लगी, यार एक बार पढ़कर तो देखो, तेरे चौथा तबक ना रोशन हो जाए तो कहना। फिर कुछ सोचकर बोली, चल किताब ना पढ़, ऐसा करती हूँ मैं तुमको फ़ोटो वाला रिसाला ला दूंगी, तुम उसको देखना, और अगर वो रिसाला तुमको पसंद आ गया तो फिर मैं तुमको पढ़ने के लिए भी रिसाले दूंगी। इस पर मैंने नीम रजामंदी जाहिर करते हुए इसे कहा, इन फोटो वाले रिसाले में क्या होता है? तो इशारे से मुस्कुराकर बोली, ये तुम खुद ही देख लेना। अगले दिन घर से स्कूल आते हुए मैंने आशी को इस बारे में बताया तो सुनकर वो खासी पुरजोशी होगी और कहने लगी, तुम जरूर इससे ये रिसाला लेना, हम दोनों मिलकर देखेंगे। और फिर सारे रास्ते हम दोनों इसी बारे डिस्कस करती रही और तय ये पाया कि जीना जो आशी की जगह मेरे साथ बैठी थी उसे बैठे रहने देना है, जबकि आशी बाएं जाना मेरी तरफ साथ बैठ जाएगी। चर्चा स्कूल पहुंचते ही असेंबली से पहले जीना मुझे एक तरफ ले गई और कहने लगी, वो तुम्हारा रिसाला मैं लाई हूँ। तो मैंने बाजार बेनियाजी से इसकी तरफ देखकर कहा, इसकी क्या जरूरत थी? तो वो कहने लगी, एक बार देख तो लो। इस तरह थोड़े से नखरे के बाद मैंने इससे रिसाला लेने की हामी भर ली। चर्चा के खाली पीरियड में इसने बड़े तरीके से उर्दू की किताब में रखकर वो रिसाला मेरे हवाले किया, जो मैंने कामते हाथों से उससे वसूल किया और फिर चोरी चोरी इसको देखने लगी। रिसाले की पहली तस्वीर देखते ही मेरी तो सीटी गुम हो गई। वह एक गोरी की बरहना फोटो थी जिसने अपने हाथ में एक काले हबशी का बड़ा सा तोता पकड़ा हुआ था। ये तस्वीर देख मैं तो कानों तक सुर्ख हो गई और इसके साथ ही मेरे नीचे बांबर चलना शुरू हो गया। जैसे जैसे मैं इन तस्वीरों को देखती जाती वैसे वैसे मेरे 14 तबक रोशन होते जाते और मुझे शोहरत की नई नई डेफिनेशन मालूम होना शुरू हो गई। कहा मैं और आशीष सिर्फ गालों को चूमना और गुब्बारों को चूमना, दुबाना और तितली को मसला ही मेरा समझती थी। मैं अंदर से बड़ी ही पुरजोशी हो गई और खासकर मेरी तितली बहुत सख्त इश्ताल में आ गई। लेकिन बाजार मैंने जरीना की तरफ देखकर कहा, ये गोलियां कितनी गंदी होती हैं, देखो ना इसने वो वाली जगह को मुंह में लिया हुआ है। जबकि अंदर से मेरा जी ये कर रहा था, काश ऐसा मोटा और काला डंडा मुझे मिल जाए तो अपने भी मौजे हो जाएं। मेरी बात सुनकर जरीना कहने लगी, इस बात को छोड़ो, तो ये बता के रिसाला कैसा है? तो मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा रिसाला है। तो वो कहने लगी, आराम से देख, मैं छुट्टी के वक्त तुमसे ले लूंगी। चनाचा तफरी के वक्त इस टाली के नीचे बैठकर मैंने आशी ने जी भर के इस रिसाले की फोटोओं को देखा और फिर ये भी तय किया कि आंदा हम भी एक दूसरे की तितली को चूसा करेंगे। तफरी के बाद मुताला के पीरियड में भी मैं चोरी चोरी वही रिसाला देखती रही और फिर जब मेरे जज्बात अरूज पर पहुंच गए तो मैंने चुपके से आशी के कान में कहा, आशी फोटो देख देख कर मैं तो आउट हो रही हूँ, मेरी तितली का कुछ कर। वो बाजार किताब की तरफ देखते हुए कहने लगी, इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, चुप करके टीचर का लेक्चर सुनो। इसकी बात सुनकर मैंने टीचर की बात सुनने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नीचे से मेरी में सख्त उबाल आया हुआ था। इसलिए मैंने फिर आशी की तरफ झुकी और बोली, कसम से आशी बात बर्दाश्त से बाहर है। तब आशी ने बड़ा सा मुंह बनाया और बोली, फोटो कितना ज्यादा नहीं देखना था। और फिर बोली, अच्छा टीचर से इजाजत लेकर तुम वॉशरूम की तरफ जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। आशी की बात सुनकर मैंने शुक्रिया किया और टीचर से इजाजत लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई, जो कि हमारे स्कूल के क्लासरूम्स के आखिर में एक साथ लाइन में बने हुए थे। मैं क्लास से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता एक लाइन में बने वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। जब मैं इनके करीब पहुंची तो पीछे मुड़कर देखा तो आशी भी 33 कदमों से चलते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मैंने उसे आखिरी वॉशरूम का इशारा किया और जल्दी से वहां घुसकर आशी का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर बाद आशी भी मेरे वॉशरूम में आ गई और कुंडी लगाते ही इसने अपना हाथ मेरे शलवार के अंदर डाल दिया और तितली पर हाथ लगाकर बोली, लोग जो काम रात के अंधेरे में करते हैं तुम वही काम मुझसे दोपहर में करवा रही हो। और इसके साथ ही इसने बड़ी तेजी के साथ मेरी तितली को मसलना शुरू कर दिया।